आज यानी कि 21 अगस्त को देश भर में भारत बंद का आयोजन किया जा रहा है और अलग-अलग जगहों पर आपको इस पूरे भारत बंद का प्रभाव देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारत बंद आयोजित क्यों हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या हैं और भारत बंद को लेकर के आप कहें ओवरऑल जो बंद और हड़ताल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसको लेकर के संविधान क्या कहता है, इनका मतलब क्या होता है और सुप्रीम कोर्ट ने अलग-अलग समय पर इसकी किस तरह से व्याख्या की है। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए कि वीडियो में आज हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद हम भारत बंद क्यों हुआ है उसको देखेंगे और भारत जो बंद होता है, जो हड़ताल होती है उसके विषय में बात करेंगे, उसकी संवैधानिकता को देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो तमाम निर्णय आए हैं उन निर्णयों पर बात करेंगे और अंत में आपके लिए एक सवाल भी होगा जिस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसको भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अलावा आप जो है निर्णय और मामले, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उससे जोड़ करके देख सकते हैं और आपके जो माइनॉरिटीज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनसे जोड़ करके देख सकते हैं। एससी एसटी से संबंधित मुद्दे भी आपको सेगमेंट मिल जाएगा जीएस पेपर 2 में, वहां से भी आप इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ा जाए आगे, सबसे पहले बात करते हैं खबर के बारे में। तो खबर यही है कि 21 अगस्त 2024 को भारत में भारत बंद का आयोजन हो रहा है। देश भर में भारत बंद का आयोजन हो रहा है। क्यों हो रहा है? इस पूरे आयोजन का कारण है, इस पूरे बंद का कारण है सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी आरक्षण के उपवर्गीकरण को लेकर के अपनी सहमति जाहिर कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में एससी एसटी आरक्षण जो है उसको सब कैटेगराइज किया जा सकता है और इसी पूरे फैसले के खिलाफ जो है आपका ये भारत बंद आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस भारत बंद की तैयारियों की अगर आप बात करें तो जो तमाम कानून प्रवर्तन एजेंसियां हैं, जो कि कानून को एनफोर्स करने वाली एजेंसियां हैं, पुलिस हो गई और भी जो तमाम एजेंसियां हैं, वो अपनी अपनी जगह पर तैनात हैं, जिनका प्राथमिक लक्ष्य यही है कि भारत में जो पूरा बंद है इसको शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया जा सके, इसको पीसफुल तरीके से पूरा किया जा सके। तो ये आपकी ओवरऑल खबर है जिस खबर पे हमने बात की। अब यहाँ पर भारत बंद क्यों हो रहा है उसके कारणों पर बात करते हैं। ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपने एक डिसीजन में ये कहा था कि भारत में एसटी यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये जो ग्रुप है ये आपका कोई होमोजीनस ग्रुप नहीं है, समरूप ग्रुप नहीं है। यानी कि इस ग्रुप में जो तमाम लोग मौजूद हैं वो समरूप नहीं है, होमोजीनस नहीं है, बल्कि ये जो ग्रुप है ये आपका हेट्रोजीनस ग्रुप है। और हेट्रोजीनस ग्रुप होने का मतलब ये है कि ये जो आपका ग्रुप है ये अलग अलग समूहों का एक कलेक्शन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अगर ये हेट्रोजीनस ग्रुप है, अलग अलग समूहों का कलेक्शन है, तो यहां पर हम इसको सब कैटेगराइज भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 का जो ईवी चिन्नैया केस था उस केस में जो फैसला आया था उसको खारिज कर दिया। 2004 के ईवी चिन्नैया केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि भारत में एससी एसटी कम्युनिटी जो है वो एक होमोजीनस ग्रुप है, समरूप ग्रुप है, तो उसको सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। उसको अगर आप सब कैटेगराइज करते हैं तो ये भारतीय संविधान का उल्लंघन होगा, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एससी एसटी कम्युनिटी है वो एक हेट्रोजीनस ग्रुप है और हेट्रोजीनस ग्रुप होने की वजह से जो है आप उसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं। सब कैटेगराइज करना क्यों है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एससी एसटी कम्युनिटी के भीतर कई ग्रुप ऐसे हैं। एसटी एससी कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा डिवीजन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। कई ग्रुप आपके ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण का बहुत ज्यादा फायदा उठाया है, जिनको बहुत ज्यादा लाभ मिला आरक्षण का। कई ग्रुप आपके ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। तो इन दोनों के बीच में आपको बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। कई ग्रुप ऐसे हैं एससी कम्युनिटी के बीच में जिनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, जिनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, सरकारी नौकरियों में जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। तो ऐसे में दोनों के बीच में हमें जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा आरक्षण का। ऐसा आप सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था। लेकिन अब इस फैसले को लेकर के केंद्रीय कैबिनेट की ओर से, हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी ओर से एक बयान दिया गया, जिस बयान में यह कहा गया कि उन्होंने स्पष्ट तौर पर जो है एससी एसटी आरक्षण को उपवर्गीकृत करने से इनकार कर दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि भारत सरकार का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है जिसमें हम एससी एसटी आरक्षण को सब कैटेगराइज करना चाहते हो। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि अगर सरकार ने सब कैटेगराइज करने से मना कर दिया है तो आखिर जो आपके एससी एसटी कम्युनिटी के ग्रुप्स जो हैं वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं? उसके रीजंस की अगर आप बात करें तो एक पूरा जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है उस ग्रुप का नाम है राष्ट्रीय दलित एवं आदिवासी संगठन परिसंघ।
इस ग्रुप ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया डिसीजन, जो रीसेंट डिसीजन है देवेंद्र सिंह केस में, वो जो फैसला है आपका, वो ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में 9 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था, जिस फैसले के माध्यम से भारत में आरक्षण की रूपरेखा तय की गई थी, 1992 में जो फैसला आया था, इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट फैसला जो है वो कमजोर करता है। तो एक तो ये बात यहां पर की गई है। दूसरी बात यहां पर ये की गई है कि बेसिकली आपका सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले के माध्यम से सरकार को एक विकल्प मिल गया है। यानी कि सरकार ने भले ही अभी SC/ST आरक्षण को सब कैटेगराइज करने से इनकार कर दिया है, लेकिन भविष्य में सरकार के पास विकल्प तो मौजूद है। सरकार इस विकल्प का उपयोग भी कर सकती है, तो सरकार कभी भी SC/ST आरक्षण को सब कैटेगराइज कर सकती है। ऐसे में इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का ये कहना है कि बेसिकली यहाँ पर हमारा जो प्रदर्शन है वो सरकार के खिलाफ कम होकर के सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ज्यादा है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपने इस पूरे जो पूरा फैसला आया है, इस फैसले को रिविजिट करे, इस फैसले पर पुनः विचार किया जाए और इस फैसले को वापस लिया जाए और ये तय किया जाए कि भविष्य में आने वाली कोई भी सरकार सब कैटेगराइज ना कर सके, जो है उपवर्गीकरण ना कर सके। तो ये बेसिकली आपका बंद जो है क्यों हो रहा है उस पर हमने बात की। अब बंद के विषय में बात कर लेते हैं कि बंद होता क्या है, हड़ताल क्या होता है। तो भारत जैसे जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, वहां पर इस तरह के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपको इस्तेमाल होते हुए नजर आ जाते हैं, जबकि डेवलप्ड जो कंट्री होती हैं वहां पर ये इंस्ट्रूमेंट इतने ज्यादा मजबूत नहीं होते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में मजबूत होते हैं। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं? तो बंद हो गया, हड़ताल हो गया, आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया। भारत में तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है। ये जो तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट आपको असहमति व्यक्त करने का एक तरीका होते हैं। यानी कि आप अपना डिसेंट जो है किसी को बता सकते हैं कि आप उसके विचारों से, खासतौर पर सरकार के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाता है। आप बता सकते हैं कि आप सरकार या फिर किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन के विचारों से सहमत नहीं हैं। उसके लिए आप इस तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इन मेथड्स का इस्तेमाल करता है, तो वो अपनी कुछ डिमांड्स रखता है, अपनी कुछ मांग रखता है और उस मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जाती है। सरकार को याद दिलाया जाता है कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं, आपको हमारी बात को भी सुनना पड़ेगा। तो एक सिविल सोसाइटी को मजबूत करने के जो तरीके होते हैं, इनको आप उन तरीकों के तौर पर देख सकते हैं कि ये तरीके आपके सिविल सोसाइटी को और मजबूत करते हैं, आपकी जो सिविल स्पिरिट है उसको और ज्यादा मजबूत करते हैं। इसके अलावा भारत बंद का नकारात्मक पक्ष भी है, या आप कहें बंद का नकारात्मक पक्ष भी आपको मिलेगा, क्योंकि बंद की वजह से अक्सर ये कहा जाता है कि आम लोगों का जो जीवन है वो प्रभावित होता है और कई विशेषज्ञ इसी आधार पर बंद जैसे जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो उपकरण हैं, उनकी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना होता है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से बेसिकली आपका आम लोगों के जीवन पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है और इसी वजह से ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं ये लोगों को मोबिलाइज करने में बहुत ज्यादा समर्थन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। ये हमने बंद के विषय में बात की। अब बंद की संवैधानिकता की अगर आप बात करें, बंद की संवैधानिकता को अगर आप देखें तो भारत में बंद या फिर हड़ताल को संवैधानिक अधिकार घोषित नहीं किया गया, मौलिक अधिकार हमारा ये नहीं है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि भारत में आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन जरूर कर सकते हैं, आपको शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार जरूर मौजूद है। ये अधिकार आपको कहां से मिलता है? इसमें जो आपको अधिकार मिलता है उसके लिए आपको भारतीय संविधान में थोड़ा सा देखना पड़ेगा और उसमें भी आर्टिकल 19 में आपको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1A में अगर आप देखेंगे तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। और जब आप किसी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देते हैं, यानी कि उसको अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, और जब आप किसी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार देते हैं तो आप उस व्यक्ति को राइट टू डिसेंट भी देते हैं। राइट टू डिसेंट का क्या मतलब है? राइट टू डिसेंट का मतलब है कि अपनी असहमति को व्यक्त करने का अधिकार, असहमति को बताने का अधिकार। तो जब आप किसी को व्यक्ति को राइट टू स्पीच देते हैं, राइट टू स्पीच जब आप किसी को देते हैं तो उसके साथ राइट टू डिसेंट भी आता है, असहमति व्यक्त करने का अधिकार भी आता है। और असहमति व्यक्त करने का अधिकार आप कैसे करेंगे? आप किसी की असहमति कैसे व्यक्त करेंगे? आप बंद के जरिए असहमति व्यक्त कर सकते हैं, आप जो है विरोध प्रदर्शन के जरिए असहमति व्यक्त कर सकते हैं, आप जो है अपनी बात को रखने के लिए बंद, हड़ताल, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर भी एक शर्त है। शर्त यह है कि वो जो विरोध प्रदर्शन है वो आपका शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, पीसफुल तरीके से होना चाहिए। अगर यहां पर पीस इन्वॉल्व नहीं है और वायलेंस आती है तो फिर वो आपका फंडामेंटल राइट्स का जो दायरा है उससे बाहर निकल करके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में आ जाता है, यथोचित प्रतिबंध के दायरे में आ जाता है और फिर सरकार उस पर जो है प्रतिबंध लगा सकती है। तो एक तो ये आर्टिकल हमने देखा, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1,
एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 19 सब क्लॉज सी। आर्टिकल 19 सब क्लॉज सी जो है वो भारत के प्रत्येक नागरिक को संघ या फिर यूनियन बनाने का अधिकार देता है। तो जब आप यूनियन बनाते हैं, जब आप लोगों को एकत्रित करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, तो फिर आप उससे क्या करेंगे? आप अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। तो जब आपको एक आवाज मिल रही है तो आप उस आवाज का इस्तेमाल करते हुए सरकार के समर्थन में भी जा सकते हैं, सरकार के विरोध में भी जा सकते हैं। तो यहां से भी जो है हड़ताल और जो बंद है उसके अधिकार को डराइव किया जाता है, यहां से भी विरोध प्रदर्शन के अधिकार को डराइव किया जाता है। लेकिन यहां भी वही शर्त है, शर्त यह है कि जो आप मोबिलाइज कर रहे हैं वो मोबिलाइज शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, वो मोबिलाइज आपका हिंसा उसमें शामिल नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको भारतीय संविधान में दी गई हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आते हैं इस पूरे मामले में, उन डिसीजंस की भी हम बात कर लेते हैं। जैसे इसमें जो पहला डिसीजन है वो है आपका 1961 में एक डिसीजन आया था जिसका नाम था कमलेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य विवाद। अभी जो कमलेश्वर प्रसाद बनाम बिहार राज्य विवाद है, इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c का इस्तेमाल किया था और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c की जो है उदार व्याख्या आपको देखने को मिलती है, बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन देखने को मिलती है। और इस लिबरल इंटरप्रिटेशन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रेड यूनियन होते हैं उनको हड़ताल करने का जो है मौलिक अधिकार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले 1961 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रेड यूनियन को हड़ताल करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यानी कि बंद और हड़ताल को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आता है, उस फैसले का नाम था ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन केस। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में अपने पुराने डिसीजन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुराना डिसीजन गलत था और आप अनुच्छेद 19(1)(c को इस तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c में आपको एसोसिएशन बनाने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन वो अधिकार आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं देता है। वो अधिकार वो एसोसिएशन बनाने का जो अधिकार है वो फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन उसमें आप हड़ताल का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और यहां से हड़ताल को फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर कर दिया गया। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला आता है और उस फैसले में ये जो आपका फैसला था इसकी पुष्टि कर दी जाती है, इसको सही डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये फैसला था टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार विवाद। ये जो फैसला था, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका हड़ताल की लीगैलिटी पर विचार कर रही थी, वैधता पर विचार कर रही थी। और वैधता पर विचार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई भी कानूनी, नैतिक या फिर न्याय संगत अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो उनको फंडामेंटल राइट के दायरे से बाहर कर दिया गया। हड़ताल को जो है फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया गया, जो हड़ताल जो है वो मौलिक अधिकार नहीं होती है। तो ओवरऑल अगर आप निष्कर्ष के तौर पर कहें अभी तक, क्योंकि बाद में तो चेंज हो सकता है, अभी तक अगर आप देखें तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो आपका हड़ताल है, जो बंद है, वो आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं होता है। तो ये आपकी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल या आप कहें जुडिशियल जर्नी रही है हड़ताल के मौलिक अधिकार की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी यहाँ पर मौजूद है। सवाल में अगर आप देखें, सवाल में आपसे पूछा गया है कि बेसिकली भारतीय संविधान में हड़ताल के अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 1(c), ऑप्शन डी अनुच्छेद 22(3) और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, यानी कि आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।